जी गर्ल्स, जल्दी से सब ज्वाइन कर लें, हम स्टार्ट करते हैं। मैम जी बेटा, पूछें क्या पूछ रही हैं? मैम मैम यूट्यूब की वीडियो के नीचे जब हम अटेंडेंस लगाते हैं तो हमें तो नजर आ रही होती है, पर बाकी अकाउंट्स को क्यों शो नहीं हो रही? ना हो मुझे तो होती है ना, नहीं होनी चाहिए ना सबको। तो मैम वो आपको मिल जाएगी कि हमने हाँ अटेंडेंस हाँ, लगाई है कि? मुझे नजर आती है, या आपको नजर आती है। इसका तो आप सब एक दूसरे का सब कुछ देखोगे। ठीक है, कमेंट सिर्फ जो है ना वो ही देख सकता है जिसका चैनल होता है, या आप देख सकते हो क्योंकि मैम आपने लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं देख सकता। इसके परेशान ना हो, मुझे मिल जाती है आप सबकी। जी मैम ठीक है, थैंक। जिसको लगता है उसकी शॉर्ट है, वो अब मजीद देख ले वीडियोस, तो मैं उन सब में डाल दूंगी उनके अटेंडेंस। ठीक है, मैंने पेपर तक आप सबके को टाइम दिया हुआ है। आप जितनी भी कर लोगे तो फिर मैं पेपर के बाद आपके अटेंडेंस के मार्क्स लगाऊंगी। मैम मैंने अटेंडेंस ना अपनी सारी लेक्चर्स में लगा दी हुई है, लेकिन ना वो एक मतलब एक मिनट किसी को बेटा, शो नहीं होती। बेटा एक मिनट ठहर जाए जरा, होल्ड करें। हाँ जी, आप बेटा क्या पूछ रहे थे, जरा दोबारा पूछें। मैम अटेंडेंस का ही पूछ रही थी, मैंने अपनी ना हर लेक्चर के नीचे अटेंडेंस कमेंट्स में अटेंडेंस लगा दी हुई है, ओके, लेकिन मुझे दूसरों की शो होती है, मेरी किसी को शो नहीं हो रही। मतलब नाम पता चल रहा है। आपको दूसरों की नजर आ रही है? जी मैम। कोई बात नहीं, आप अपनी लगा के बस ना परेशान हो, मुझे नजर आ जाती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू हाँ, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब आप कह रहे हो हमने पढ़ना है, मेरे ख्याल 22 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो काफ़ी हैं। और मैं अब आपको शेयर करती हूँ ताकि हम इसको आगे करके चलें। हाँ जी, शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, अब हम ये करते हैं, रिग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं। रिग्रेशन का क्वेश्चन हमारा है, इसी बुक में मेरा ख्याल है आगे करके है रिग्रेशन। मैम वो बुक नंबर 1 पे जो हमारा है ना स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा 11 चलो, चैप्टर में, 11 ओके, या 10 में। ये बुक्स खुली हुई है और बुक्स में जाके बुक पार्ट सिंगल 2 है। रिग्रेशन वाला मैम 10 में है और जो मल्टीपल है वो 11 में है। रिग्रेशन और कौन सा? जो मैम सिंगल रिग्रेशन है ना वो चैप्टर नंबर 10 में है और जो मल्टीपल रिग्रेशन है वो चैप्टर नंबर 11 में है। ओके, अच्छा, चैप्टर नंबर 10 जो है ना, 11 जो है उसका पेज नंबर हम नोट कर लेते हैं और सीधा उस पेज पे चलते हैं। और इसका पेज है जी, ओहो पीछे रह गया। हाँ, 11 436, ठीक है, 430, ये मल्टीपल है ना, सिंपल थोड़ा सा पीछे है, 10 है, 395। चलो जी, हम यहाँ लिख लेते हैं 395 का 400 लिखते हैं। चलो 400 आ गया, और इसमें ये चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी आप यहाँ से भी देख सकते हो, सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसको पहले बड़ा कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, और फिट कर लेते हैं इसको ऐसे।
सबसे पहले तो यहाँ डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे रिग्रेशन की, व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन, रिग्रेस, वेरिएबल्स कौन से होते हैं इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अलावा इनके कौन कौन से नाम है, प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्टेंड है, रिग्रेसर है, रिग्रेसेंट है, तो दो दो तीन तीन जो इनके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ये सब आपको हर एक के पता होने चाहिए क्या क्या डिफरेंट नाम है, ठीक है। और अच्छा, अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे ये देखो एक बताया हुआ है, ये एक्सप्रेशन आपने बड़ी दफ़ा पढ़ा होगा, f इज इक्वल टू 32 प्लस ये वाला फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने का पढ़ा हुआ ना, 9/5 इंटू सी। यस मैम। हाँ, इसमें जब भी आप सी का आंसर पुट करोगे एफ का वही आंसर आएगा। आप सारे बच्चों को मैं एक ही वैल्यू बताऊं सी की, और सब आपने मुझे जो रिजल्ट देना है एक ही आंसर दोगे ना एफ का, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा मॉडल, ये मॉडल ही है ना, एक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें आप जो मर्जी वैल्यू आप पुट करो उसका एक ही आंसर आए हमेशा, ठीक है। इस तरह के मॉडल को, इस तरह की इक्वेशन को मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। लेकिन अगर उस मॉडल में कोई एक टर्म ऐसी शामिल हो जाए जो कि एरर टर्म हो, जिसकी वजह से जब आप उसको वैल्यू को सी की वैल्यू को कुछ दो कांस्टेंट एंटर करो तो एफ का रिजल्ट हमेशा एक ना आए, तो इसका मतलब है वो इक्वेशन जो है जिसमें एक चीज और शामिल हो जाएगी, उस मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल नहीं कहेंगे, उसको स्टैटिस्टिकल मॉडल कहेंगे। उसकी नॉर्मली शक्ल सूरत कुछ इस तरह की होगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक मिनट की यहाँ पे साइड करके लिखते हैं। जनरली क्या लिख रही हूँ मैं कि एक आपके पास इक्वेशन है, सारे आपको नजर नहीं आ रहा है, कलर तो चूज कर लिया मैंने, बहुत लाइट। अच्छा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ना, इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं, ये कौन सी टर्म है, एरर टर्म है, ठीक है। ये जो एरर टर्म है, इसकी वजह से y का आंसर हमेशा एक नहीं आएगा जब आपका x का आंसर पुट करेंगे, बल्कि y का आंसर चेंज होता रहेगा, क्योंकि एरर टर्म का कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मॉडल को जिसमें एरर टर्म शामिल होगी उसको हम स्टैटिस्टिकल मॉडल कहते हैं, और जिसमें एरर टर्म शामिल ना हो उसको कौन सा मॉडल कहते हैं, उसको मैथमेटिकल। हाँ जी, मैथमेटिकल, उसमें एरर टर्म शामिल नहीं होती, ठीक है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आम लाइफ में आपका जो वास्ता पड़ता है वो हमेशा स्टैटिस्टिकल मॉडल से पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप सब बच्चों से कहूँ कि आप सबने बिरयानी बनानी है, अब सब बच्चों की बिरयानी एक जैसी तो नहीं हो सकती कि 100% एक जैसी हो, शक्लो सूरत में, टेस्ट में, रंग में, हर चीज में एक जैसी तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एरर टर्म शामिल हो रही है, किसी की परफेक्शन ज्यादा है, किसी का एरर कम है, किसी का एरर ज्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा एक स्टैंडर्ड है, अगर वो एक स्टैंडर्ड के बराबर आ गई, इसका मतलब ये है कि उसका एरर 0 है। उसने स्टैंडर्ड को अप्रोच कर लिया, जिसमें हम कहेंगे कि उसका रंग भी ऐसा होना चाहिए, उसमें चावल का साइज भी ऐसा होना चाहिए, नमक मिर्च भी ऐसा होना चाहिए। अगर उसने सारे पैरामीटर्स को अचीव कर लिया, इसका मतलब है उसका एरर 0 हो गया, उसने परफेक्ट बना ली। अगर उस परफेक्ट से थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका मतलब है एरर पॉजिटिव हो गया। अगर उस परफेक्ट से थोड़ा कम हो गया तो एरर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन लॉन्ग रन अगर हम 10 बच्चों को से मैं कहूँ कि आप लोगों ने प्रोड्यूस करना है और 10 बच्चों के रिजल्ट्स आएंगे, उन 10 का जब मैं एवरेज निकालूंगी तो एरर 0 आना चाहिए, क्योंकि कुछ का पॉजिटिव आएगा, कुछ का नेगेटिव, फिर कुछ का पॉजिटिव, कुछ का नेगेटिव, और जब मैं उसका एवरेज निकालूंगी तो एरर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन लॉन्ग रन, इन मोर नंबर ऑफ पर्सन्स, वो स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो आपको सही रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये आपको रिग्रेशन के बारे में मैं बेसिक सी बात बता रही थी। अच्छा, उसके बाद मैं इसको अरेज करती हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ओके, ठीक है। उसके बाद स्कैटर डायग्राम, ऐसी स्कैटर प्लॉट होते हैं जिसमें एक तरफ आपने एक्स एक्सिस पे, याद रखिए हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपने इस तरफ लेना है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपने वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका एक्स वेरिएबल यहाँ आ गया और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वो यहाँ है, ठीक है। यानी डिपेंडेंट आपने कुछ बच्चे और आ गए, मैं इनको एंटर कर लूँ। अच्छा, आपसे मैं ये कह रही थी कि इस तरफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली आपने किस में लेना होता है, वो y में लेना होता है, इसलिए y इस तरफ दिया हुआ है। और x एक्सिस पे आपने हमेशा कौन सा वेरिएबल लेना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, और इस तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। और आपके जो दोनों पेयर्स में डेटा दिया जाएगा ना, एक x का डेटा दिया जाएगा और एक y का, इस पेयर को x की वैल्यू के सामने y की वैल्यू, x यहाँ पर लोगे, y यहाँ से लोगे, और दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो एक डॉट लग जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपके डिफरेंट डॉट्स जो है वो इस स्कैटर प्लॉट के अंदर लगते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन पेयर्स को इस तरह से यहाँ जो दी होंगी वैल्यूज, उन सबको आपने जब इसमें डाल दिया इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में डालने के बाद हम इसे कहेंगे ये आपका स्कैटर प्लॉट बन गया। इसलिए हम इसको स्कैटर प्लॉट कह रहे हैं क्योंकि डॉट्स बन रहे होते हैं आपके इसके अंदर, ये जितने डॉट्स नजर आ रहे हैं ये सब स्कैटर प्लॉट के हैं। उसके दरमियान में जो लाइन बनाई हुई है, एक्चुअली वो लाइन ये शो करती है कि उन डॉट्स का ट्रेंड कहाँ है। इसमें सारे स्कैटर प्लॉट का कोई ट्रेंड नहीं, ना ये ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, ना कोई कर्व बन रहा है, ना इस तरह कर्व बन रहा है, ना ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है। इसमें कहते हैं कि यहाँ पे कोई रिलेशन या रिग्रेशन या कोई रिलेशनशिप नहीं है, जीरो है। जीरो का मतलब है एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता, ठीक है। और जब नहीं एग्जिस्ट करेगा तो रिग्रेशन फाइंड भी करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्कैटर प्लॉट की डेफिनेशन आपको आ सकती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी टेस्टिंग करनी है और एक क्वेश्चन करना है। हम इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। इन सबको करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने एसपीएसएस के थ्रू करना है। ये आपका एक्स मैम जो आपने बोले जो आपने ग्राफ बनाया था हम्म, उसमें एक्स तो हमेशा इंक्रीज ही नजर, मैंने ये ग्राफिंग वाला किया था तो एक्स हमेशा इंक्रीज ही होता है, तो मतलब हम इसको वाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखें नहीं, अभी देखें एक्स की वैल्यूज 5 से स्टार्ट होकर कहाँ तक आ रही है, 17 तक। हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, ये 15 ले लिया, ये 20 ले लिया, ठीक है। ये एक्स का स्केल है। और इधर क्या लेंगे, वाई की वैल्यूज 16 से कहाँ तक जा रही है, 50 तक। इसमें 10 का स्केल ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। ये 50 तक चला गया। अब पहला डॉट कहाँ लगेगा, 5 के अगेंस्ट आपने 16 में जाना है। 16 यहाँ कहीं होगा और 5 ये है, तो दोनों कहाँ ज्वाइन करेंगे, दोनों यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये ग्रीन सा डॉट डाल दिया मैंने। फिर अगला है 6 और 19। 6 आपका यहाँ से थोड़ा सा आगे होगा और 19 यहाँ पर होगा, ऐसी है ना। यहाँ पर डॉट, जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर डॉट बन जाएगा, ठीक है। फिर 8 और 23 है, 8 10 से थोड़ा सा पीछे होगा यहाँ पर, और 23 कहाँ होगा, ये 10 है, ये 20 है, और ये 23 थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे। इस तरह से आपके डॉट्स जो है ना वो इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डॉट्स बन रहे हैं इनका इसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। क्लियर हो गया। आपने मैन्युअली तो बनाना नहीं है, आपने तो एसपीएसएस के थ्रू बनाना है, वो बना देगा आपको। यस मैम। हाँ, चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं और हम इसी में रिग्रेशन की टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल का क्वेश्चन करना था, सिंपल में टेस्टिंग करनी है मैम कोई भी कर ले। हाँ ठीक है, फिर हम यही करते हैं क्योंकि हमारे पास सामने खुल गया। वो ये क्या हो गया, मिनिमाइज ही नहीं हो रहा मुझसे। चलिए
ये साइज मैंने छोटा कर दिया। यहाँ पर हम इसको क्लियर करके एक नया एसपीएस का खोल लेते हैं पेज, न्यू डेटा फाइल। ठीक है, वेरिएबल में जाके हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक का नाम हम रख देंगे x और दूसरे का नाम रख देंगे y। और लेबल में भी डालने की जरूरत नहीं है, वो डालना है तो आप स्टेटमेंट में से उठा कर डाल देना। अभी हम जरा जल्दी से करते हैं, इससे पहले कि टाइम ना खत्म हो जाए। मेजरमेंट में दोनों को हमने स्केल कर देना है, इसको भी स्केल कर देना है और इसको भी स्केल कर देना है। डेटा व्यू में जाकर x की वैल्यूज को एंटर करना है, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17। ठीक है, पैरेलल बाय की वैल्यूज पेयर में है, इसलिए हम इसको बहुत केयरफुली एंटर करेंगे। 16, 19, 23, 28, 36, 36 के बाद 41, 44, 45 एंड 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ में जाते हैं। ठीक है, चार्ट बिल्डर में जाएंगे और इसमें स्कैटर प्लॉट है, ये नजर आ रहा है स्कैटर प्लॉट, सिंपल वाला स्कैटर प्लॉट है। डबल क्लिक किया, इधर चला जाएगा। एक्स को ड्रैग करके कहाँ लेकर आना है, एक्स में। वाई को ड्रैग करके कहाँ लेके जाना है, वाई में। और बस ओके कर देना है। ओके किया तो आपके सामने यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। जो कि नहीं बन रहा अभी, क्या हो गया, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजों में देर लगाता है लेकिन इतनी देर नहीं होनी चाहिए। चले एनीवेज, ये क्या आ गया है, कोई इशू ही आ गया है। एक्सटेंशन हब, ये आ गया स्कैटर प्लॉट, नजर आया। इसने बनाने में थोड़ी देर लगा दी, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए मैंने भी कुछ पॉइंट्स बनाए थे, कुछ इसी तरह के पॉइंट्स बन रहे थे ना, ग्रेजुअली ऊपर जा रहे थे। मैंने तो मैनुअली बनाया ना। आप यहाँ पे देखो अगर तो पहला पॉइंट ये बना हुआ है आपका, फिर आपका 6 के अगेंस्ट ये, और ये देखो 10, 20, 30 इस तरह से स्केल लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 6, 8, 10, 12, 2 का से लिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका स्कैटर प्लॉट बन गया। ये स्कैटर प्लॉट आपको ये बताता है कि आपका जो ट्रेंड है, अगर आप इसमें लाइन ड्रॉ करो तो कुछ स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, इन सबके पॉइंट्स के पास से गुजरे। कुछ पॉइंट्स इससे नीचे रह जाएंगे। स्ट्रेट लाइन किसी तरह भी बन सकती है, अगर हम इस तरह बनाएं तो ये भी बन सकती है। थोड़ी सी ऊपर चली गई है, नीचे करेंगे तो नीचे इस तरह भी बन सकती है। हमारी कोशिश ये होती है कि कोई अगर हम नीचे वाली पॉइंट लेंगे तो ये लाइन, ये जो पॉइंट है आपका जो ग्रीन सा है वो ज़रा दूर हो जाएगा। हमारा काम ये होता है, हमारा एम ये होता है कि कोई पॉइंट भी दूर ना हो, ये नीचे वाली ग्रीन लाइन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल कोई भी इनमें से ग्रीन लाइन जो है वो आपका प्लॉट बन सकता है। आपने क्या करना है, इसको फिट करने के लिए इस लाइन की ए और बी की वैल्यूज होंगी, वो फाइंड करनी है, जो कि हम रिग्रेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, एनालाइज में जाओगे, रिग्रेशन में जाओगे और लीनियर में जाएंगे, क्योंकि लाइन बन रही है ना, लीनियर ट्रेंड है। क्लिक कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिपेंड y है, y को इधर ले गए डिपेंडेंट में, और इंडिपेंडेंट में आपने x को लेकर आगे, और आपने एस्टिमेट्स बाय डिफॉल्ट क्लिक होंगे, हमने देख लिया वो क्लिक ही है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं छेड़ना और ओके कर देना है। अब आप जब ओके करोगे तो अब आप देखिए कि आपके जो रिजल्ट्स बने हैं, इन दो लाइंस को तो मैं मिटा दूं ताकि ये खत्म हो। अब आप देखें जो आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ से, वो कौन से दो रिजल्ट्स हैं जो उसके हैं ए और बी की वैल्यूज हैं, वो ये हैं। ठीक है, और जो आपकी इसकी टेस्टिंग है, टेस्टिंग में आपको याद है टी और पी चाहिए होता है। ठीक है, अगर अल्फा की टेस्टिंग है तो अल्फा की टी और पी की वैल्यूज ये हैं आपके पास, जो कि आप देखें कि नॉट लेस देन अल्फा है, इसका मतलब है कि ये रिजेक्ट नहीं हो रहा। यानी आपने जो पहला हाइपोथेसिस इसमें बनाया, अगर हम उस हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिखूं मैं कि एच नॉट आपके पास है, एक मिनट,
ठीक है, ऐसे लिख रही हूँ मैं, एच नॉट जो है वो बीटा इज इक्वल टू 0 का है। एक आपका होगा अल्फा इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। इसकी टेस्टिंग के जब स्टेप्स करते जाओगे, जितने भी स्टेप्स हैं, तो इसकी पी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसकी पी वैल्यू आई हुई है, कितनी है, 0.352, ये आई हुई ना, 0.352। अब ये आपकी जब डिसीजन रूल आपने लिखा, इसके बाद उसमें आपने लिखा रिजेक्ट एच नॉट इफ पी लेस देन अल्फा। आपका लेस देन अल्फा नहीं है तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, वी डू नॉट रिजेक्ट। जब डू नॉट रिजेक्ट होगा इसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। एक्सेप्ट करेंगे हैं तो एक्सेप्ट करेंगे तो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आर अल्फा शुड बी, आर अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 0। हाँ, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा जो है वो आपका 0 है, इसकी एक्सेप्टेंस ये है। अच्छा, दूसरा ये है आपका कि आपके दूसरा हाइपोथेसिस है बीटा इज इक्वल टू 0। अगर बीटा 0 भी एक्सेप्ट हो जाता है, बीटा इक्वल टू 0 भी एक्सेप्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपका मॉडल जो है उसमें दो ही तो पैरामीटर्स थे, दो ही पैरामीटर्स है ना, अल्फा और बीटा। क्या मॉडल था आपका, बताएं जरा, मॉडल क्या था, a प्लस बी। हाँ, मॉडल आपका एक्चुअली अल्फा बीटा भी बेस करता है। मैं दोबारा लिखने लगी हूँ आपके सामने, y इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, बिल्कुल अच्छा नहीं बना, अल्फा प्लस बीटा इनटू x, और साथ ही मॉडल में एप्सिलॉन भी आता है, प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। फिर हम इसको कहते हैं मॉडल। मॉडल में हमेशा ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, और ये एप्सिलॉन तीसरा ग्रीक लेटर है। ये आपका मॉडल है। इस मॉडल में एक अल्फा का एस्टीमेट हमने फाइंड करना है और बीटा का एस्टीमेट हमने फाइंड करना है। और अल्फा का एस्टीमेट ए कितना आया है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ये 1 पॉइंट कितना है, 1.469। और बीटा का एस्टीमेट जो है वो बी है, और बी की वैल्यू कितनी है, 2.831। हाँ, ये हमने एस्टीमेट निकाल लिया है। जब हम एस्टीमेट निकालते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है, ए और बी की निकलती है। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपका हाइपोथेसिस जो है, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, ये आपका एक्सेप्ट हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू 0, और अगर ये भी एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब है मॉडल में ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो मॉडल की तो जरूरत ही ना रही, दोनों ही फैक्टर 0 हो गए। तो फिर इसका मतलब रिग्रेशन फिट नहीं हो सकता। वो ऐसा कोई स्कैटर प्लॉट है जिसमें रिग्रेशन नहीं आ रहा, क्योंकि बीटा भी 0 है और अल्फा भी 0 है, तो मॉडल ही फिट नहीं हो रहा। तो इसलिए मॉडल को फिट करने के लिए एटलीस्ट बीटा को एक्सेप्ट, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इट शुड बी ऑलवेज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट होगा तो आपका मॉडल फिट होगा। तो इसको रिजेक्ट करने के लिए आप यहाँ देखें, बाई चांस आपका वही क्वेश्चन था जिसमें आंसर क्या आया, 0.000। इसका मतलब है कि वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये रिजेक्ट हो गया इसका मतलब है बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इसकी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट होना भी चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? अगर दोनों को 0, अल्फा और बीटा दोनों ही 0 हो गए तो फिर मॉडल ही फिट ना हुआ। तो एक जो है एटलीस्ट बीटा जो है, जो उसकी स्लोप को शो कर रहा है, इसको हमेशा रिजेक्ट होना चाहिए, और ये रिजेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि मॉडल फिट हो रहा है। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम ये जो आपने स्टेप लिखे है ना ऊपर, अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0, हाँ, इसके बाद जो इसके स्टेप करने हैं उसमें हाँ, हम अगेन मतलब एनालाइज पे जाएंगे और हाँ, हाँ, इस हाँ। तरह वो सारे स्टेप्स देखिए, करेंगे। हाँ, अब देखें, पहले मैं बताती हूँ आपको। अगला स्टेप फौरन इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखने तो नहीं लगी, अभी आप बताएंगे। एच नॉट के बाद आएगा H1। H1 क्या लिखेंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0।
फिर क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, फिर लिखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक इज टी टेस्ट, फिर क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन में जाएंगे, एनालाइज, सॉरी स्टेप नंबर 1, ओपन एसपीएसएस फाइल, डिफाइन 2 वेरिएबल्स x एंड y एंड एंटर डेटा। हो गया एंटर डेटा। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, एनालाइज, रिग्रेशन, और रिग्रेशन में लीनियर, लीनियर को क्लिक किया, डिपेंडेंट में डिपेंडेंट y डाला, इंडिपेंडेंट में x डाला, और उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, आप स्टेप नंबर 3 में इसके मॉडल ये लिखेंगे, t और p की वैल्यू, t कितना है 0.997 और p कितना है 0.352, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपने इसमें स्टेप नंबर 3 में आउटपुट में डाल दी, ठीक है। उसके बाद बाहर निकल के ये जो मैंने लाइन डाली है डिसीजन रूल की, रिजेक्ट एच नॉट इफ p लेस देन अल्फा। फिर कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस आर p वैल्यू इज नॉट लेस देन अल्फा therefore we do not reject h naught and conclude that alpha is equal to 0। ये 6 स्टेप हमने पूरे यहाँ तक लिखते हैं। इसी तरह बीटा के लिए मैम अगर भी ये जो आपने अभी वैल्यूज बताई कि हमने p लिखना है 0.352, अगर हम्म। हमने यही वैल्यूज लिखनी है तो फिर टेस्ट करने का क्या फायदा? क्या मतलब, यही वैल्यू तो मतलब लिखनी हमने है। जब आपको क्वेश्चन में नहीं मैं हमने जब टेस्टिंग का क्वेश्चन दूंगी, अब मैंने आपको टेस्टिंग का क्वेश्चन करना है, मैं ये डेटा दूंगी, ये वाला जो डेटा था आपका बुक में, ठीक है। आप अच्छा कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, मैं भी बताती हूँ। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, मैं इसको सबको अरेज करूँ जरा। ये आपकी बुक है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है इतना सा, और मैंने यहाँ कंप्यूट नहीं लिखा, मैंने लिखा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द बीटा इज इक्वल टू 0 इन द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। आपने टेस्ट करना है कि बीटा 0 है कि नहीं है, सिर्फ एक टेस्टिंग दूंगी बीटा की। आपने इसी तरह एनालाइज में जाके फिर आंसर कौन से पिक करने हैं, आंसर आपने सिर्फ बीटा के लिए पिक करने हैं, और वो कौन से आंसर्स हैं, मैं दोबारा दिखाती हूँ आपकी आउटपुट कहाँ गई, ये रही। आपने सिर्फ 2 आंसर कौन से पिक करने हैं, हाँ जी, वो 2 आंसर्स हैं आपके ये वाले 2, टी का आंसर और ये पी का आंसर, ये 2 आपने पिक करने हैं, और कुछ भी नहीं करना यहाँ से। अगर आपका क्वेश्चन आएगा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बीटा इन द रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज 0, अगर मैंने क्वेश्चन दिया टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो फिर आपने उस केस में क्या करना है, सिर्फ आपने 2 वैल्यूज टी और पी की पिक करनी है। ये अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया फिट रिग्रेशन लाइन, फिर आपने सिर्फ ये 2 पिक करनी है। एनालाइज वाले स्टेप तीनों में एक जैसे हैं, फिर आपने ये करना है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में है क्या, अल्फा की टेस्टिंग है कि बीटा की टेस्टिंग है कि रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। अगर रिग्रेशन लाइन फिट करोगे, जैसे कि ये वाले मैंने आपको बताया कि ये वाले जो 2 आंसर्स हैं आपके ये आएंगे, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर इन 2 को यूज करके अपना मॉडल लिखना है। यहाँ पर मॉडल क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1.469 प्लस 2.31 इंटू x, ये आपका फिट हो गया मॉडल, ठीक है। फिटेड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज दिस वन। अगर जैसे कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी अगर आप देखो, मैं दोबारा आपके सामने बुक खोलती हूँ, उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही थी। वो तो और बात है कि मैंने आपने कहा इसमें ही वो फिट करा दें, आप टेस्टिंग भी करा दें, अदरवाइज आप बुक में देखो, अगर कहाँ की बुक, ये बुक की स्टेटमेंट दे के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट, नजर आ रही है, हाँ, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, ठीक है, और व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन, ये होगा। तो आपने सिर्फ ए और बी का जो मॉडल मैंने अभी लिखा था एस्टिमेटेड लाइन, ये सब कुछ नहीं करना आपने, वो सिर्फ क्या करना है, एनालाइज में जाके सिर्फ एसपीएसएस के स्टेप्स डालने हैं, ठीक है। डिफाइन वेरिएबल करके एक्स वाई डेटा डाला और एनालाइज में गए, आपका आंसर देखिए आप यही आया था ना 1.46 था शायद, और यहाँ पे 2.831 यही था ना आपका आंसर इनटू एक्स, यही आपका आंसर आएगा। और आपने y के ऊपर इस तरह हेड डालना है, ठीक है। वो हेड मेरा डल नहीं सकता था इसलिए मैंने नहीं डाला, आपने हेड डालना है और ऊपर इस तरह लिखना है द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज दिस वन। उसने कहा है उसको इंटरप्रेट भी करें, इंटरप्रेट के लिए देखें आप ये क्या लिखा है, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू दिस वन व्हिच इंडिकेट्स दैट द वैल्यूज ऑफ y इंक्रीज। अब आप देखिए अगर x में मैं लिखती 1, फॉर एग्जाम्पल x में मैं 1 डाल रही हूँ,
तो आप क्या करते 2.831 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यही आ जाता है 2.831, उसको 1.47 में ऐड करते तो ये हो जाता तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग। तो आप कहते y का आंसर आ गया 4 पॉइंट समथिंग। अगर x का आंसर 1 की जगह पर मैं 2 कहती तो आपने 2.831 को 2 से मल्टीप्लाई करना था और वो आंसर आपका 1.47 में ऐड होना था। तो इसका मतलब ये है कि ऐड होना है, तो इसलिए उसने कहा कि y इंक्रीज हो रहा है, यानी कि y का आंसर हर बार इतना बढ़ रहा है 2.831, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो इंक्रीज बाय यहाँ पे ये मिटा हुआ है ना, वो यही लिखा हुआ है 2.831 यूनिट्स ऑफ फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन x, यानी एक नंबर जब बढ़ाते हैं इसके अंदर x में तो इतना इजाफा हो जाता है y में। अब अगर x की वैल्यू 3 कर देते हैं तो 2.831 3 टाइम्स ऐड जाएगा ना y में, 1.47 में, और y बनेगा। इसका मतलब है y जो है वो 1.47 में हर दफा ये इतना फैक्टर ऐड करते जाए तो फिर ये y बढ़ता जाएगा। x की 1 वैल्यू के लिए सिर्फ 2.831 y में ऐड होगा, y के लिए ऐड होगा, और अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 2.831 दो दफा ऐड होगा y में, और अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये फैक्टर 3 दफा ऐड होगा 1.47 में और y बनेगा। तो इसका मतलब है कि y जो है वो इंक्रीज होता है पर यूनिट इंक्रीज इन x एंड 2.831 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट इंक्रीज ऑफ x। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यस मैम। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, ये इन्होंने तो बड़े लंबे चौड़े वो किए हुए ना, आपने नहीं इस तरह से लिखना। अच्छा, और मैम T1 T2 चेक हो गए? हाँ जी, T1 T2 चेक हो गए मैम। मार्क्स बेटा अब मैम एक दफा ही नहीं, एक दफा ही पता चलेंगे अब आपको, ठीक है। मैम ये वाला जो भी आपने दोबारा लेक्चर दी भी अपलोड कर दीजिए। ओके बेटा, आज वाली तरह कर देती हूँ। अभी बस मैं जैसे ही क्लास ऑफ करती हूँ, अभी 5-6 मिनट हैं, आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है 10.10 एक्सरसाइज में। मैम उसके अंदर उन्होंने कहा है कंप्यूट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x, मतलब y हमारा इंडिपेंडेंट होगा, x हमारा इंडिपेंडेंट होगा। फॉर y, हाँ, फॉर y ऑन x का मतलब है कि x इंडिपेंडेंट होगा, हाँ ठीक है, और फिर रिवर्स भी है, ठीक है। लेकिन मैंने सब कुछ किया है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है मैम, आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा। क्यों? 10.10 है ना? यस मैम, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ, एक्सरसाइज में 6.2 5.3 8.6 डेटा है उसका मैम। 10 पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन 10 पॉइंट कौन से कह रही है? 10.10 कह रहे हैं आप? यस मैम, 10.10। ठीक है, ओके। अच्छा, उसमें क्या ए पार्ट है y ऑन x है और बी पार्ट है सी पार्ट है x ऑन y है, तो ठीक है। आपने क्यों नहीं सही हुआ? आप मुझे अपना वाला शो कराओ फिर। मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा चलो, ओके, फिर मैं कर लेती हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में देख लो जो हमने डेटा एंटर किया हुआ है। अभी हम देखो, अगर नहीं आंसर मैच हो रहे तो ना परेशान हो, आपका मेथड ठीक होना चाहिए। अभी आप देखो, इसका आंसर हमने जो किया था, ठीक है मैम मेरा। हाँ, अभी हमने इसमें एनालाइज, इसको रिवर्स करते हैं, जो डेटा एंटर हुआ हुआ है इसी को रिवर्स करते हैं। रिग्रेशन, लीनियर, इसको मैं रीसेट करती हूँ। रीसेट करके अब मैं इंडिपेंडेंट में x को डालती हूँ और इंडिपेंडेंट में y। उलट कर दिया ना, पहले ये नहीं किया था मैंने, ठीक है। और अब मैं ओके करती हूँ। अब आप देखें आउटपुट जो आपके सामने आई, उसमें आंसर्स आ रहे हैं a और b के। वो देखिए क्या आ रहे हैं, ये टोटल डिफरेंट है। पहले ए और बी, सॉरी ये वाले है ना ए और बी के आंसर, जो इससे पहले आ रहे थे वो 1.47 था ना, ऊपर चला गया वो आंसर, 1.27 1.47 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -0.366 है, ठीक। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले से। उसका वाले देख लो कितना आंसर था, ये 1.469, 1.47 ही बन जाएगा अगर हम 2 डेसिमल तक करेंगे, और ये 2.831। और अब आप देखें, अब आपका कितना आ रहा है इस वाले में, -0.366 आपका ए हो गया, और 0.349 आपका बी हो गया। तो ये बिल्कुल से डिफरेंट है। आपके वहां भी नहीं मैच हो रहे तो पता नहीं क्या वजह, अदरवाइज तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ किया है,
डोंट वरी, मैंने तो अपनी कैलकुलेशंस करनी है, मैंने खुद भी रन करना है और जो रिजल्ट आएगा मैंने वही वाला कंसीडर करना है। आप भी वही रन करोगे मैम। SPSS पे, हमारे मैच कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई बात पूछनी है तो पूछ लें आप लोग। अब मेरे ख्याल आज हमारी लास्ट क्लास थी। और T2 वाली बच्ची कहाँ है? वो मुझे टेक्स्ट करे, मैं उसको अलग से T2 भेजती हूँ आज ही, अभी 10-15 मिनट के अंदर। है ना एक T2 वाली बच्ची जिसने T2 देना है? जी गर्ल्स। मैम जो हमारा फाइनल पेपर होगा उसके अंदर हमने स्टेप्स लिखने हैं, उसमें आउटपुट अटैच करना जरूरी है बहुत? आउटपुट में क्या ऐड करना जरूरी है? मैम जैसे क्योंकि अगर हम लिखते होते हैं तो पेपर पे सारा फोकस होगा, तो हम SPSS पे काम करेंगे तो वहां से फिर किस तरह अपनी कॉपी के ऊपर काम करेंगे? मीन्स अगर हैंड से कर रहे हैं, वर्ड पे नहीं कर रहे तो क्योंकि वर्ड पे कर रहे होते तो वहां से कॉपी की, वहां से पेस्ट कर दी, तो किस तरह नहीं तो मैम बाय हैंड कर रहे हो तो फिर अब मैं क्या करूं? आप यूं करो, फिर T और P के वैल्यूज उठा के हाथ से लिख लो और फिर उसका भेज दो मुझे पिक्चर्स खींच के, PDF बना के। ओके मैम। ठीक है, अब उसमें मैम मेरे आप पास वर्ड वाला एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, वर्ड वाला भी ठीक है, बल्कि वर्ड वाला ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसमें आपके पास वो स्क्रीनशॉट्स भी डल सकते हैं ना आउटपुट के। जी मैम। हाँ, जो हाथ से करोगे उसमें स्क्रीनशॉट्स पता नहीं आप कैसे ऐड करोगे। कर सकते हो तो कर लेना, कर भी सकते हो, मैं ये नहीं कह सकती नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपको मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। पेज वालों की पिक्चर खींचोगे, फिर उसको आप डालोगे, अपलोड करोगे अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में उस स्क्रीनशॉट्स डालोगे, दोनों को मिला के PDF बनाओगे, फिर मुझे भेजोगे। जो करना करो फिर। अब बेहतर तो यही है कि वर्ड पे लिखो और वर्ड से आप स्क्रीनशॉट डालो और भेज दो, लेकिन वर्ड पे लिखते लिखते आपको देर हो जाएगी, जिस तरह मुझे भी लिखने में देर हो जाती है। आप हाथ से लिखो तो आप जल्दी लिख सकते हो, इसलिए आप हाथ से लिख के तो पिक्चर भेज दो, वो भी ठीक है। यस मैम, टाइपिंग भी स्लो होती है ना। हाँ, तो आप हाथ से लिख लो, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैम आप लोग लीव कर दी? जी बेटे। मैम आप लोग क्लास लीव कर दी? कोई और कुछ चीज किसी ने पूछनी हो तो? लीव नहीं की है मैंने, अभी क्लास है, आपने पूछना है तो पूछ लें, मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं, आपने नहीं कोई मैम, डिफिकल्टी है ना कोई? मैम बस मुझे इसी में क्वेश्चन में थी क्योंकि मैंने सारा मैम मेथड सारा मैंने ठीक किया था। पहले मैंने y को डिपेंडेंट में किया, फिर x को इंडिपेंडेंट में किया, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया, लेकिन जो आंसर था मैम वो चेंज आ रहा था। बस मुझे ये कंफ्यूजन थी। बैक से मैं सही आपको नहीं ना मैम आते मैं आपको आपकी बुक के। सेंड कर दूंगी। हाँ, मुझे सेंड कर देना उसकी पिक्चर्स। एंड में जो बुक के एंड में आंसर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे थे, है ना? मैम कोई बात नहीं, वो कोई इशू हो गया होगा। अभी देखो हमारा फर्स्ट वाला आंसर मैच कर गया था ना, वो जो ऊपर 1.47 था और 2.831 था, ये दो आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये दोनों हमारे मैच कर गए हैं। जब ये वाले मैच कर गए हैं आपके आंसर्स, तो फिर नीचे वाले जो मेथड है उसके भी मैच करने चाहिए। आपने जब उसको खुद से किया, सही किया, तो मैंने तो आपका भी रन, आपने भी रन करना है, मैंने भी रन करना है, और फिर आंसर्स को मैं चेक कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बेटा, गुड ओके लक। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज।